वेलकम स्टूडेंट। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो है चैप्टर 9 ट्वेल्थ केमिस्ट्री, उपसर्जन यौगिक। और ये आपका बीएससी सेकंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमएससी और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी, नीट के लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम है उसके लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, 9वीं 10वीं के लिए तो है ही, है ना। चलिए, तो हम लोग चलते हैं आणविक यौगिक में, है ना। हम लोग सीधा सीधा पॉइंट में चलेंगे, है ना। हम लोग नो ड्रामा, ओके। सो आणविक यौगिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक बनता है आणविक यौगिक क्या है, योगात्मक यौगिक क्या है ना। अब धीरे धीरे समझते जाएंगे तब समझेंगे कि उपसह संयोजन यौगिक है क्या, है ना। ये जो योगात्मक यौगिक है क्या, है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले आणविक यौगिक, योगात्मक यौगिक, है ना। तो जब दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को, दो या दो से अधिक सामान्य लवण को, अच्छा मैं सामान्य लवण के बारे में बता, जैसे कि हमारे पास ये मैं लिख दिया, हमें साल्ट, साल्ट मतलब नमक, है ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं देख, एक तो होता है सिंपल, सिंपल मतलब अपना सोडियम क्लोराइड वगैरह है ना, है ना। और एक होता है एडिशन साल्ट, योगात्मक साल्ट, ठीक है ना, योगात्मक यौगिक। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं आणविक यौगिक यही है ना। तो इसका परिभाषा कहते हैं कि ये सिंपल सॉल्ट है। जब सिंपल सॉल्ट है वो मिलेगा तब बनेगा। देखिए कि जब दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर प्राप्त विलयन का पुनः क्रिस्टलन किया जाता है ना। मतलब दो या दो से अधिक जो सामान्य लवण है उस लवण को क्या करेंगे, पहले एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और मिलाकर उसको किस में घोल देंगे, जल में घोल देंगे। और जल में घोलने के बाद जो प्राप्त विलयन है ना, उस विलयन का फिर क्रिस्टलन करेंगे। क्रिस्टल मतलब ठोस ठोस, समझ रहे हैं ना। तो क्रिस्टलन करेंगे तो उसके बाद जो नया यौगिक बनेगा या नया क्रिस्टल बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे आणविक यौगिक, या बोलेंगे उसको योगात्मक यौगिक कहेंगे। ठीक है, एडिशन सॉल्ट, है ना, एडिशन, है ना। तो जब दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर, है ना, जल में घोलकर प्राप्त विलयन का, जल में घोलेंगे तो एक विलयन प्राप्त होगा ना, जब दो सामान्य लवण को घोलेंगे तो, है ना, तो उसको प्राप्त विलयन को पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो एक नए यौगिक क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसे योगात्मक या आणविक यौगिक कहते हैं। ठीक है, मतलब इस, और यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना कि इस जो क्रिस्टल होते हैं, इसकी जो क्रिस्टल की रचना होती है सामान्य लवण से ना, जो सामान्य लवण होते हैं उससे क्या होते हैं, भिन्न भी होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास K2SO4 प्लस Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट है अपने पास, SO4 इसका 3 है ना, थ्राइज है ना, प्लस ये 24H2O। इस जल के साथ हम लोग इसको, अगर हम लोग क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। ये K2SO4 है अपने पास, है ना, और हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है ना। तो इन दोनों को, है ना, सामान्य जो लवण को किसके साथ, जल के साथ अगर हम लोग घोल देते हैं, ठीक है। तो जो जल के साथ हम लोग घोलते हैं तब क्या होता है, अपने को एक क्रिस्टल प्राप्त, जल के साथ घोलते हैं तो पहले एक विलयन प्राप्त होता है ना। अब उसी विलयन क्या करेंगे, क्रिस्टलन करेंगे। तो क्रिस्टलन करेंगे तो हमको एक नए यौगिक क्रिस्टल प्राप्त होगा। ठीक है ना जी, नए यौगिक क्रिस्टल प्राप्त होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आपका आणविक यौगिक। कौन सा यौगिक, आणविक यौगिक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, ये K2SO4, यहाँ से ये लिख देता हूँ यहाँ पर K2SO4, है ना, डॉट, है ना, Al2SO4 थ्राइज, है ना, डॉट 24H2O। अब ये जो प्राप्त हुआ है ये आपका क्या है, एलम है ये, है ना, पोटास एलम बोलते हैं इसको, फिट करी। तो ये आपका क्या बन गया, ये आणविक यौगिक हो गया। कौन सा यौगिक हो गया, आणविक। मतलब कहा जाए कि ये जब क्या होता है कि जब जो लवण है ना, उस लवण को ना जल के साथ हम लोग घोलते हैं, विलयन प्राप्त होता है, उसको फिर क्रिस्टलन करते हैं, तब जो यौगिक प्राप्त होता है वो आपका आणविक यौगिक होता है ना। एडिशन सॉल्ट मतलब एक प्रकार से एडिशन सॉल्ट लवण, ठीक है, आणविक यौगिक अर्थात आणविक लवण कह सकते हैं, है ना। चलिए ये बात क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि ये जो आणविक यौगिक है ना, या कह सकते योगात्मक यौगिक है, एडिशन सॉल्ट है ना। ठीक है, अब ये जो जो लवण है, यौगिक है, उसको हम लोग लवण मान लेते हैं, यौगिक है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, लवण है। ठीक है, तो इस आणविक लवण को, जो आणविक लवण है उस आणविक लवण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, अब
एकदम सिंपल चलते हैं धीरे धीरे। आपको कहाँ पहुँचना है, उपसंयोजन यौगिक में पहुँचना है ना, धीरे धीरे पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब लोग यहाँ पर आणविक यौगिक, उसको हम लोग आणविक यौगिक के प्रकार के आधार पर देखें तो दो प्रकार के हैं। एक तो है द्विक लवण, डबल सॉल्ट, है ना, और एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये है दो हमारे पास लवण है। चलिए, तो थोड़ा बात करते हैं हम लोग, है ना, इसकी डबल सॉल्ट की और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, है ना। चलिए, अब अच्छा, इसको संकुल लवण बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। द्विक लवण और संकुल लवण, है ना, कहा जाना है ये भी याद रखिए, उपसर्जन यौगिक, है ना, ये भूलना नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले द्विक लवण चलते हैं। तो ऐसे योगात्मक लवण, है ना, योगात्मक लवण बोल सकते हैं तो आणविक लवण बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर, जल में क्या करने पर, विलय करने पर, है ना, अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जल में क्या करने पर, विलय करने पर अपने सभी आयनों में क्या होते हैं, विभक्त जाते हैं। अब क्या बोलते हैं आप लोग कि सबसे पहले जो सामान्य लवण है उसको मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे, आणविक लवण बनाएंगे। उसी आणविक लवण को, है ना, सामान्य लवण को जोड़कर, है ना, जल में घोलकर उसका क्रिस्टल को, विलयन को क्रिस्टलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, आणविक यौगिक। अब इसी आणविक यौगिक को यदि हम लोग जल में पुनः घोलते हैं, ठीक है, जल में घोले हैं, सामान्य लवण को जल में घोले हैं, ठीक है। अब सामान्य लवण को जल में घोले हैं, तब जल में घोलने के पश्चात विलयन प्राप्त हो, उसका क्रिस्टलन किया तो वो बन गया आणविक यौगिक। अब उसी आणविक यौगिक को यदि हम जल में विलय करते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त होता है कि नहीं होता है, ठीक है, परीक्षण करता है, टेस्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता है ना, यही आपको समझना है। चलिए, द्विक लवण और संकुल लवण में तो देखिए कि ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर, चलिए सबसे पहले तो हम लोग योगात्मक लवण बनाते हैं, ठीक है। तो ये है आयरन सल्फेट है, और ये है ना NH4 है ना, अमोनियम है ये, और ये हमारे पास जल। तो जब दो साधारण लवण को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं जल के साथ, ठीक है, सामान्य लवण को, है ना, जल में मिलाकर घोलकर विलयन प्राप्त होता है, तो हमारे पास विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। और उस विलयन का पुनः क्रिस्टलन करते हैं तब ये क्या कहलाता है, आणविक यौगिक कहलाता है, ओके, या योगात्मक यौगिक कहलाते हैं, है ना। तो पहले योगात्मक यौगिक बना देते हैं। चलिए, FeSO4 प्लस NH4 है ना, अमोनियम, है ना, अपने पास है सल्फेट है, प्लस 6H2O, ठीक है। ये अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर 24H2O लिखा हुआ है, ये अपना जल है ये, ठीक है। और यहाँ पर 24H2O लिखा है, मतलब ये अपना जल की मात्रा है, ठोस में जल की मात्रा, ना कि ये आपका ना कोई द्रव्य पदार्थ, द्रव नहीं प्राप्त हुआ है, द्रव प्राप्त नहीं हुआ, याद रखना है। यहाँ H2O लगा है, मतलब ये जो क्रिस्टली है ये, है ना, और इसमें जल के अणु को दर्शाता है ये, ना कि ये इसको दर्शाता है कि ये द्रव है करके, ठीक है। चलिए, ऐसे योगात्मक लवण जो कि जल में मिलेंगे, अच्छा इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग योगात्मक लवण कैसे बनाते हैं। चलिए, FeSO4 प्लस NH4 प्लस 6H2O। अब इस साधारण लवण को जल में विलय करते हैं, ठीक है। विलय करने के बाद एक विलयन प्राप्त होता है, उस विलयन का आप तक फिर क्रिस्टलन करेंगे, तब क्या प्राप्त होगा अपने को, योगात्मक यौगिक, ठीक है। तो ये बन गया आपका FeSO4 डॉट, है ना, NH4 2SO4 डॉट, है ना, 6H2O। ये आपका मोहर लवण है, ठीक है। अब ये हमको प्राप्त हो गया आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक। अब इसको समझना है कि द्विक लवण है क्या, दोनों ही क्या है, आणविक यौगिक है, डबल लवण और कॉम्प्लेक्स दोनों है आणविक है। तो फर्क क्या है दोनों में, फर्क इतना है कि ऐसे योगात्मक लवण, एडिशनल सॉल्ट, ठीक है, ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर, अब इसको हम लोग, ये जो प्राप्त हुआ लवण है, इसको हम लोग अगर जल में विलय करके देखते हैं, किस में विलय करके देखते हैं, जल में विलय करके यदि देखते हैं और वो जल में क्या अपना परीक्षण देता है कि नहीं देता है, तब समझेंगे कि ये कौन से द्विक लवण है करके, है ना। चलिए, तो ऐसा योगात्मक लवण जो कि जल में विलय करने पर, अब इसको हम लोग किस में करेंगे, जल में विलय करेंगे। इस चीज़ को, इसको रेड में कर देता हूँ मैं, है ना, इसको हम लोग किस में करेंगे, जल में क्या करेंगे, विलय करेंगे। तो क्या होता है देखिए, है ना, ये इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर FeSO4 डॉट, है ना, NH4 ये 2, है ना, और इसके साथ क्या है SO4 डॉट 6H2O। इसको हम लोग मिला देते हैं किसके साथ, है ना, जल के साथ। किसके साथ मिलाते हैं हम लोग, जल के साथ। पुनः अब जल के साथ यदि हम लोग मिलाते हैं, और इस जल के साथ मिलाने से यदि ये अपने आयनों में फिर से
देखिए ऐसे योगात्मक लवण जो कि जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवी आयनों में, इसका अवयव सब है ये सब जन इसका क्या है अवयव, सभी अवयवी आयनों में है ना विभक्त हो जाते हैं तो दिक् लवण कहलाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिक् लवण कहलाते हैं। देखिए विभक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग विभक्त करके देखते हैं तो ये अपना एक क्या बनाएगा आपका, ये आयरन 2+ हो जाएगा ये, ठीक है ना। और क्या है हमारे पास NH4 है, ये NH4, ये हमारे पास ये, ठीक है NH4 और ये अपने 2 में जाएगा, ये 2 है तो ठीक है 2NH4, ये भी प्लस आयन है आपका, है ना। और देखते हैं सल्फेट है क्या अपने पास, एक सल्फेट यहाँ पास है ना, एक सल्फेट यहाँ पास है, ओके 2SO4, ये आपका माइनस में जाएगा -2, ठीक है। और हमारे पास ये तो जल रहेगा ही रहेगा, लास्ट में जो जल है वो 6S2। मतलब ये है कि ये अपने किसमें आयनों में अवयवी आयनों में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है ये, इसको अगर जल में घोलते हैं तो, बात समझ रही। तो ये आपका कौन सा आयन हो गया, ये कौन सा लवण हो गया, ये आपका हो गया दिक् लवण। कौन सा लवण हो गया? दिक् लवण। बात समझिए आपको। मतलब क्या होता है कि जो योगात्मक लवण है जो जल में विलय करने पर अपने अवयवी में विभक्त हो जाता है उसको दिक् लवण कहते हैं, ठीक है। इसमें सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। जो सभी हमारे पास क्या है घटक हैं, सभी घटक है या आयन हैं, उस सभी आयनों का परीक्षण क्या किया जा सकता है, मतलब टेस्ट किया जा सकता है कि ये टेस्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ठीक है। तो टेस्ट किया जा सकता है, अर्थात परीक्षण दिखाता है ये, ठीक है ओके। ये हो गया आपका द्विक लवण, है ना। टेस्ट दिखाता है मतलब समझ आया ना आपको। इसको हम लोग अलग से देखेंगे, आयरन को हम लोग उसको है ना, अमोनिया को अलग देखेंगे, अलग अलग देखेंगे सबको, ठीक है। तो वो टेस्ट दिखाएगा अपना, ठीक है, परीक्षण दिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं संकुल लवण में। कौन से लवण में चलते हैं? संकुल लवण में। ये संकुल लवण है क्या भाई, है ना, यही हमको समझना है कि इसी जगह हम लोग चलने वाले हैं उपसहसंयोजन यौगिक में। हमारे जो मेन हेड है ना उपसहसंयोजन यौगिक। तो देखिए ऐसे योगात्मक लवण है ना, ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, ये होते हैं लिख दिया था मैंने, यहाँ पर नहीं होते हैं, तथा घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं। इसमें अलग अलग परीक्षण, इसको देखकर हम लोग जान जाते थे अलग अलग परीक्षण, है ना। अब इसमें घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं, और ये संकुल यौगिक कहलाते हैं, और यही आपका कहलाता है उपसहसंयोजी यौगिक। अब इसको समझना है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है ये साइनाइड है, आयरन और साइनाइड है ना, और ये पोटेशियम साइनाइड है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं लवण को जी, ठीक है। अब लवण को ऐड करते हैं, ठीक है ना। इसके विलियन को, ये विलियन का है ना, एक को लिखा है यहाँ पर, एक को मतलब यही विलियन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड करते हैं, तब हमको ये क्या प्राप्त है, योगात्मक यौगिक, आणविक यौगिक प्राप्त होता है ना, योगात्मक लवण प्राप्त होता है। अब इसी योगात्मक लवण को K4 FeCN6 को यदि है ना किसमें, जल में विलय करते हैं, ठीक है, या ऐसे योगात्मक यौगिक जो जली विलयन में है ना, जो जली विलयन में ना, ठीक है, मतलब समझ रहा है कि जल में अब विलय करेंगे तो अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। मतलब सीधी बात ये बोल सकते हैं कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो कि जली विलयन में अपना, या जल में विलय करने पर जली विलयन में, ठीक है, अपना है ना सभी अवयवी आयनों में विभक्त होता है। मतलब क्या हो जाता है कि ये पोटेशियम है ना, इसको अलग हो जाना चाहिए था, है ना। चलिए तो हो जाएगा, लेकिन जो आयरन है, साइनाइड है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं होता है, अपना अपना टेस्ट नहीं देता है। कैसे टेस्ट नहीं देता समझना। चलिए तो इसको देखते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग अब डाल देते हैं पानी में, तब ये विभक्त हो जाता है आपका पोटेशियम में, है ना, पोटेशियम में, है ना, और Fe
CN6 ऐसा। ठीक है, ये अलग अलग। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ऐसा योगात्मक लवण जो कि जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। चलिए, सभी आयन विभक्त तो नहीं हुए, है ना, ओके, है ना। अब बातें करते हैं कि यह तथा घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं, मतलब इनके जो घटक है, ये घटक है ये। अब देखो बात मेरी कि जो ये आयरन है ये साइनेट है, ठीक है, और ये पोटेशियम का साइनेट है, ठीक है। अब यदि यहाँ देखेंगे तो ये जो साइनेट है अपना गुण देता है। साइनेट एक प्रकार से क्या है, जहर है वो, ठीक है, ओके, साइनेट, है ना। साइनेट का गोली अगर बनता है उसको खा देते हैं फट से, है ना, तो तुरंत निपट जाते हैं, जहर, है ना। अब ये अपना परीक्षण देगा कि नहीं देगा, देगा, ठीक है, ये साइनेट अपना परीक्षण देगा, ये भी साइनेट अपना परीक्षण देगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाए यहाँ पर योगात्मक यौगिक बना दिए, ठीक है। अब योगात्मक यौगिक को फिर हम लोग जल में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना, योगात्मक यौगिक को जो क्रिस्टलन है उसको। तो ये अपने आयनों में तो ठीक से विभक्त तो होता नहीं, है ना। अब बातें करते हैं, विभक्त तो नहीं होता, ओके। इसके घटक का परीक्षण नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जो प्राप्त हुआ अपने को, जो आयरन प्राप्त होता है वो अपना परीक्षण नहीं देता है। बात समझ रही है आपको, ये जो साइनेट है वो अपना परीक्षण नहीं देता है, मतलब यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है उसमें साइनेट का अपने को गुण नहीं मिलेगा, ठीक है ना, साइनेट का गुण मिलेगा, मतलब इसको आप खा सकते हो, समझ आ गया, मतलब खा सकते हो इसको, है ना। आयरन है, आयरन है, नॉर्मल अपना क्या नहीं देगा, परीक्षण नहीं देगा, ठीक है। मतलब ये आयरन नहीं कह सकते पूरा, ये जो साइनेट है अपना परीक्षण नहीं देगा इधर से। अब ये दोनों देंगे, ये दो देगा, मतलब क्या है कि इसके जो घटक है अपना परीक्षण नहीं देते हैं, क्लियर, ठीक है। अब यही इसी, है ना, उपयुक्त विलयन में, है ना, जो ऊपर का जो विलयन है, ठीक है, इसमें देखें, इसमें देखें तो ये जो द्विक लवण है इसमें ना जो आयरन है, ठीक है, आयरन है इसका, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर वाले में जी मतलब कहा जाए ये सब आपको बताता है सब जाने, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम लोग नीचे में, तो नीचे में देखते हैं तो ये जो Fe इसको +2 भी कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसे नहीं, प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर इसको अलग अलग करते हैं तो ये 4 कम हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर A2 यहाँ पर माइनस आयन में आ जाएगा ये, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ जो ये तो अपना प्रदर्शन करेगा, ठीक है, लेकिन जो आयरन है, कौन है, आयरन, ये आयरन अपना परीक्षण नहीं देता है, ठीक है ना, ये आयरन अपना क्या नहीं देता है, परीक्षण नहीं देता है। और CN भी अपना परीक्षण नहीं देता है, मतलब ऐसे यौगिक को ही हम लोग कौन से यौगिक बोलेंगे, उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक भी कहेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट कौन था, मेन पॉइंट अपना था उपसहसंयोजन यौगिक, ठीक है ना, उपसहसंयोजन यौगिक अपना मेन पॉइंट था ये, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ गए उपसहसंयोजन यौगिक पर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, चलिए। तो हमारा जो मेन पॉइंट शुरू होता है उपसहसंयोजन यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक है, या बहुत सारे नाम इसके ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह, ठीक है। तो उपसहसंयोजी यौगिक से शुरू करते हैं और उपसहसंयोजी यौगिक का पहले सामान्य परिचय में चलते हैं हम लोग, ठीक है, सामान्य परिचय, और हम लोग देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है K4FeCN6 ऐसा लिख दिया है। तो सबसे पहले तो ये कि हमको बनाना सीखेंगे, है ना, वो बनाने सीखने के जस्ट बाद, है ना, इसका मैं नाम क्लियर कर पाऊंगा। अभी मैं नाम क्लियर कर देता हूँ, मान लो जाए इसका नाम, तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि इसका क्या नाम है करके, ठीक है। इसका नामकरण का अलग वीडियो बनेगा, है ना। अभी कल हम लोग इसका टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो उपसहसंयोजन यौगिक हो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये उपसहसंयोजन यौगिक बना दिया यहाँ पर मैंने K4FeCN6 ऐसा, है ना। इसमें आयन निकालना भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले उपसहसंयोजी यौगिक का परिभाषा देख लेते हैं। तो वह यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, चलिए, तो इसके लिए सबको एकदम धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ध्यान से क्या किसको क्या बोलते हैं, है ना। अब आपको K4 दिख रहा है, ये Fe दिख रहा है, CN दिख रहा है ना, और ये 6 दिख रहा है ना, ये आपका लिगेंड है ना। लिगेंड के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी हम लोग जितना ही परिभाषा पढ़ेंगे इसी के बारे में ही पढ़ेंगे कि किसको केंद्रीय धातु आयन कहते हैं, किसको लिगेंड कहते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो मैं उपसहसंयोजन यौगिक का परिभाषा देने वाला हूँ उसके लिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है ना। तो ये आपका नॉर्मल आयन है ना। चलिए, तो ये क्या है, Fe जो जुड़ा हुआ है वो क्या है ना। तो ये है आपका केंद्रीय धातु आयन,
केंद्रीय धातु आयन, या बोलेंगे सेंट्रल मेटल, ठीक है, सेंट्रल मेटल है ना, आयन, केंद्रीय धातु आयन। ये क्लियर हो गया आपको, ये सेंट्रल मेटल आयन है ना। अब बात करते हैं, सबका अलग अलग परिभाषा दूंगा ना, इसका भी अलग परिभाषा दूंगा, केंद्रीय धातु आयन का, लिगेंड का। अब इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। अब लिगेंड का तो हिंदी नाम अपना सहलग्नी, सहलग्नी नहीं संलग्नी, ठीक है ये। और ये जो 6 दिख रहा है वो क्या है, ठीक है, ये समझेंगे तो। अच्छा, इसको थोड़ा बॉन्ड के रूप में बना देता हूँ मैं, है ना, इसको कंपाउंड्स को, है ना, इसको आयरन को हम लोग बीच में डाल देते हैं, आयरन +2। यहाँ से जुड़ा हुआ है एक साइनेट, यहाँ से दूसरा यहाँ से, जो कि 6 साइनेट है ना, CN, ये CN, ये NC कर देते हैं इसको, इधर का NC और ये NC। चलिए, अब ये मत पूछना कि NC क्यों किए हैं करके, है ना, 11वीं 12वीं का बच्चे और कॉलेज के बच्चे नहीं पूछ पाए, नहीं पूछते हैं ना। चलिए, तो हमारा पॉइंट कहाँ से होता है, देखिए कि यहाँ ये बंधा हुआ है, ये जो लिगेंड है वो बंधा हुआ है किससे, केंद्रीय धातु आयन से, केंद्रीय धातु आयन से। तो ये जो 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 हमारे पास ये जो तत्व, सॉरी, यहाँ पर जो हमारे पास जो CN है, साइनाइट है, वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ। तो जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ा रहेगा, और कौन से बॉन्ड के माध्यम से, उपसह संयोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा उपसह संयोजन या उपसह संयोजक बंध या आबंध बोलेंगे। तो जो इनके साथ उपसह संयोजन आबंध से जुड़ा रहता है और इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, ये आयरन को ना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। और अब क्यों प्रदान करता है आप पूछोगे, तो प्रदान क्यों करता है, तो इनका हम लोग लिखा लेंगे उपसह संयोजन संख्या। अभी और बताऊंगा आगे में उपसर्जन संख्या है क्या, है ना। अभी इतना जानिए कि ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, ठीक है, वो है आपका लिगेंड। क्या है, लिगेंड, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसको। ओके, अब एक बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स का मतलब समन्वय क्षेत्र एक प्रकार से कह सकते हैं, है ना, इधर से कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है कि ये क्या है, ये जो 6 लिखा हुआ है क्या है ना, ये आपका दर्शाएगा उपसह संयोजन संख्या को, उपसह संयोजन संख्या। किसका उपसर्जन संख्या, ये जो आयरन है उसकी उपसर्जन संख्या दर्शाएगा ये। अब मैं इसको डायरेक्टली इसका उपसर्जन संख्या नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि आयरन का उपसर्जन संख्या 6 होता है, कितना होता है 6, तो 6 होता है, तो इसका उपसर्जन संख्या 6 है, तो इसका मतलब यहाँ 6 लिखा मतलब 6 नहीं, ये दंतुर किसके ऊपर निर्भर करेगा, इस लिगेंड की दंतुरता के ऊपर निर्भर करेगा। 1 दंतुर है तो यहाँ पर 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। यही अगर द्विदंतुर होता तो यहाँ पर मैं 3 लिखता 3। एक लिगेंड है, एक बार में अपना एक युग्म देता है, कितने युग्म देता है, एक युग्म देता है, किसको, केंद्रीय धातु आयन को, है ना। तो ये एक दंतुर है, तो एक दंतुर है तो एक बार देगा ना, एक बार देगा ना, ठीक है, एक जगह जुड़ेगा, सॉरी एक बार देगा, है ना। तो ये 6 बार 6 जन रहेगा ना, CN 6 जन रहेगा ना, क्योंकि इसकी जो उपसर्जन संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना, तो 6 जने मिल कर देंगे। यही अगर द्विदंतुर होता तो 3 जने मिल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि द्विदंतुर में 2 जगह रहेगा स्थान, है ना, और एक बार में अपना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 6 लिखा हुआ है ये उपसर्जन संख्या को दर्शाता है, मतलब कहा जाए इसकी उपसर्जन संख्या इसी पर निर्भर रहती है ना, ठीक है। तो इस तरह से तो क्लियर हो गया आपको, है ना। केंद्रीय धातु आयन किसको बोलते हैं, इसको, ये लिगेंड हो गया, ठीक है, ये उपसर्जन संख्या को आधारित है, ठीक है। ओके, ये पूरे को हम लोग समन्वय क्षेत्र भी कहते हैं, है ना।
ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं उपसर्जन यौगिक के परिभाषा में। अब क्लियर होगा आपको, है ना, कि वह यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु, ठीक है, केंद्रीय परमाणु। अब केंद्रीय परमाणु क्या है? वह यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु, है ना, अब उपसहसंयोजन बंध के द्वारा, ये उपसहसंयोजन बंध के द्वारा, ये केंद्रीय परमाणु है ना, बीच का परमाणु, ठीक है। तो वह यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, ये पूरा केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु उपसहसंयोजन बंध के द्वारा, उपसहसंयोजन बंध के द्वारा, है ना, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसका नाम बताया मैंने, केंद्रीय धातु आयन, इसी के साथ जुड़ा है ना ये, ठीक है ना, है ना। तो वह धातु जिसमें केंद्रीय परमाणु, है ना, उपसहसंयोजन उपसहसंयोजन बंध के द्वारा केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़ा रहता है, उपसहसंयोजक या उपसहसंयोजन यौगिक कहलाता है। वह यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, है ना, केंद्रीय परमाणु है अपने पास। अब वह यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु उपसर्जन बंध, केंद्रीय परमाणु मतलब हमारा सीधी बात करते हैं हम लोग कि ये आयरन है और ये कौन है? CN, CN मतलब साइनाइड। यहाँ पर होता है कि जो केंद्रीय धातु आयन है, आयरन है, तथा जो साइनाइड है, वहाँ साइनाइड हम लोग साइनाइड आयन है ना, साइनाइड आयन किसके रूप में है? लिगेंड के रूप में है ना। ये दोनों जने उपसर्जन बंध के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसका नाम अपना हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको कि वह यौगिक जिसमें जो केंद्रीय परमाणु है, वह केंद्रीय परमाणु, है ना, उपसर्जन बंध के द्वारा केंद्रीय धातु आयन या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसको हम लोग परमाणु भी बोल सकते हैं, आयन भी बोल सकते हैं। आयन कब बोलेंगे? जब उसमें आयन लग जाएगा तब, ठीक है। तो जुड़ा रहता है, उसको उपसहसंयोजक या उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। तो ये हो गया आपका उपसहसंयोजन यौगिक, है ना। अब बात ये करते हैं कि उपसहसंयोजन यौगिक को हम लोग कितने प्रकार में बांट सकते हैं। अभी मैं परिभाषा में नहीं जा रहा हूँ, परिभाषा में जाएंगे ना। अभी परिभाषा किस में जाएंगे? केंद्रीय धातु आयन का परिभाषा शुरू करेंगे, उसके बाद लिगेंड का, उसके बाद संयोजन क्षेत्र का, उपसर्जन संख्या का, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग चले जाते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों के प्रकार, संकुलों के प्रकार। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो संकुलों का जो प्रकार है, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों हो सकता है ना। तो वो किस पर निर्भर करेगा? ये जो लिगेंड है उस पर निर्भर करेगा। कैसे देखते हैं आगे, है ना। यहाँ देखिए, पहला आता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स संकुलों के प्रकार। तो पहला आता है धनायनिक संकुल। अब मैंने यहाँ पर ना तो धन आयन लिखा, ना तो माइनस आयन लिखा, क्योंकि अब अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना। अभी यहाँ पर आपको समझ आएगा कि यहाँ पर प्लस आयन आता है कि माइनस आयन आता है, ठीक है। तो धनायनिक संकुल वह जटिल लवण जिसमें संकुल आयन पर धनात्मक आवेश होता है। संकुल लवण है, उसमें क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। ये आयन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आयन के बारे में भी बात करेंगे, अभी केवल इतने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मान लो जाए हमारे पास एक चीज़ है, ये अपने पास CONH3। इसके लिए आपको लिगेंड की आवश्यकता पड़ेगी, लिगेंड याद करने के लिए, है ना, ठीक है। अब जब लिगेंड में आएंगे तब क्लियर हो जाएगा कि लिगेंड क्या है ना। अब देखिए, धनायनिक संकुल वह जटिल लवण जिसमें, ये जटिल लवण है ना, जटिल संकुल बोल दिया मतलब लवण है अपना, जटिल है, संकुल बोल दिया मतलब जटिल है, ठीक है, जटिल आयन, है ना। तो वह जटिल लवण जिनमें, है ना, संकुलन आयन पर, ठीक है, या संकुल आयन पर, ठीक है, धनात्मक आवेश होता है। ये कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पर बताया ना, ये पूरा क्या है? कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखा ना, संकुल, ठीक है। तो एक क्लियर है वह जटिल लवण जिसमें संकुल पर धनात्मक आवेश होता है। चलिए, तो मैं अब आ जाए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन संख्या निकालता हूँ, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि उदासीन लिगेंड है, ठीक है, उदासीन लिगेंड है 0। तो 6 का 0 हो जाएगा, इसका +3, तो ये हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे संकुल में प्लस आयन जोड़ रहा है ना, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? धनायनिक संकुल है। तो वह जटिल लवण जिसमें संकुल आयन पर धनात्मक आवेश होता है क्या कहलाता है? आपका धनायनिक संकुल कहलाता है। क्लियर। दूसरा चलते हैं ऋणायनिक संकुल। ऋणायनिक संकुल क्या है? देखिए कि वह जटिल लवण जिसमें संकुल आयन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। जैसे कि हमारे पास है सिल्वर का, देख लेते हैं, SgCN2, ये
साइनाइड आपका कौन सा आयन वाले हैं? माइनस आयन वाले होते हैं, ठीक है, माइनस आयन वाले होते हैं, है ना। और ये सिल्वर का भी 1 होता है, ये -1, ये 2, ये 1, ठीक है। तो ये देखिए यह 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर प्लस है अपने पास, ये माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या होगा? माइनस बचेगा अपने पास, तो ये माइनस बचेगा, है ना। अगर इसका देखते हैं हम लोग आयरन का, FeCN6, ये CN है ना 6। अब देखिए आयरन का क्या होता है? +2, है ना। और इसका क्या होता है? -1, और ये इसका होता है 6, यहाँ तो 6 से इधर कर दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये +2 और -6, तो हम लोग आ जाएगा यहाँ पर -4, या 4 माइनस कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। तो ऋणायनिक संकुल वह जटिल लवण जिसमें संकुल एन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है ना, तो वो आपका ऋणायनिक संकुल कहलाता है, ठीक है ना जी। और ये देखिए उदासीन लवण, यदि किसी जटिल लवण में किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता तो उसको उदासीन संकुल कहते हैं, है ना। ये आपको देखना है, ठीक है, उदासीन संकुल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण दे देता हूं मैं, CO4 का। ये आपका मेन पॉइंट नहीं है, आपको केवल समझने बस का है ना, ठीक है। इसमें भी देख लेता है NH3 का 3Cl3, है ना, क्योंकि इनके साथ आधार मिलाएंगे तो आप 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है? उदासीन हो जाएगा, ठीक है। क्या है कि जन क्लियर नहीं कर पाते ना, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कोबाल्ट है, ये +3 हो जाएगा आपका, ये एमिन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0,3। ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? माइनस वाला है, ठीक है। तो ये -3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? उदासीन में आ जाएगा, ठीक है। कोई आयरन नहीं तो उदासीन में आ जाएगा, है ना। जो C है वो जो कोबाल्ट है ना, ठीक है। यहाँ पर ये CO लिखा है, ये आपका लिगेंड बन गया ना, यहाँ पर आपको केंद्रीय धातु आयन बन गया है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड है, ठीक है। ये CO है, ये आपका क्या कहलाएगा? आपको कार्बोनिल है ये, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर कार्बोनिल है, यहाँ पर निकिल हो जाएगा केंद्रीय धातु आयन, ठीक है। तो इस तरह से ये उदासीन हो गया।